गया है और फिर बरतानिया ने अपना जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो अपना बहरी बेड़ा जो है वो एक्टिव किया है। ये देख लीजिए, मैं आपको क्लोजअप मैप दिखा रहा हूँ। ओके, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये यूके वेल्स है, ये फ्रांस है और ये इंग्लिश चैनल है। सारा ये सारा पानी जो गुजर रहा है ना, ये इंग्लिश चैनल है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो है ये वाला जो इलाका, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ड्योवर। इस इलाके को कहते हैं स्टेट ऑफ ड्योवर। इस इलाके में जो है रशिया का जो एक डिस्ट्रॉयर है वो देखा गया है। और वो डिस्ट्रॉयर जब जो ही उनको पता लगा, उन्होंने फिर इस डिस्ट्रॉयर के पीछे अपना हेलीकॉप्टर लगाया, अपने फाइटर जेट्स लगाए और इसको फिर वापस भेज दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया का ये डिस्ट्रॉयर आया कहाँ से होगा, किस इलाके से ही आया होगा। तो मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज एज ए डिफेंस एनालिस्ट मैं इन चीज़ों को बड़े करीब से देखता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या तो रशिया का ये वॉरशिप इस इलाके से आया होगा और फिर आगे जाकर इंग्लिश चैनल से गुजरा होगा, या तो ये वॉरशिप रशिया का इधर से आया होगा अटलांटिक ओशन से, फिर इस इलाके से गुजरा होगा। ये दो ही वेज है रशिया के जहाँ से वो गुजर के वापस आ सकता है। तो ये दो वेज है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बात बता दी कि ये वाक़या हुआ, बट ये वाक़या कोई छोटा मामूली वाक़या नहीं, ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाक़या है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस टाइम रशिया जो है वो इस टाइम रशिया का भी थ्रेट लेवल हाई है, नेटो का भी थ्रेट लेवल हाई है। इन दोनों पार्टीज़ का थ्रेट लेवल हाई है और कहा जा रहा है कि इन जो है वो कंट्रीज़ की वॉर भी हो सकती है आने वाले टाइम पे, इस्टोनिया पे, लैथविया पे, या इनकी आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है। तो थ्रेट लेवल इन दोनों कंट्रीज़ का बहुत हाई है। अब यूनाइटेड किंगडम क्या बात कर रहा है और रशिया की तरफ से क्या बात की गई है, सुनिएगा। अब हमारे पास ये खबर आ रही है कि द रॉयल नेवी डिस्ट्रॉयर एंड हेलीकॉप्टर हैव मॉनिटर्ड अ रशियन वॉरशिप एज इट सेल्ड थ्रू यूके वाटर्स इन द इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल मैंने आपको दिखा दी है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान जो पानी गुजर रहा है, जो स्ट्रेट गुजर रही है, उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। अब यहाँ पर एक रशिया का वॉरशिप देखा गया है। जो ही इस वॉरशिप को देखा है, इसको डिटेक्ट किया है, इसको इंटरसेप्ट किया और फिर इसको इसके पास पास अपना वॉरशिप गुजार के यूनाइटेड किंगडम लेकर गया ताकि ये कोई अटैक ना करे। और उसको बताने की कोशिश की गई कि हम लोग भी एक्टिव हैं, आप लोगों ने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि कल को कोई मामला ख़राब हो। पहली बात तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अब ये जो डिस्ट्रॉयर है, इस डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? इस डिस्ट्रॉयर का नाम है वाइस एडमिरल कुलाकोव, वाइस एडमिरल डिस्ट्रॉयर, वाइस एडमिरल कुलाकोव। ये बेसिकली रशियन कोई वाइस एडमिरल थे, उनके नाम पर ये कुलाकोव, उनके नाम पर जो है ये डिस्ट्रॉयर देखा गया है। और द फर्स्ट टाइम सच एन ऑपरेशन हैज़ बीन अंडरटेकन, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया का इस तरह से कोई वॉरशिप इंग्लिश चैनल में आया है, यहाँ से गुजरा है। क्योंकि ये बड़ी ख़तरे की बात है ना कि रशिया कहाँ पे है, बरतानिया कहाँ पे है, फ्रांस कहाँ पे है। तो इससे इसका मतलब ये है कि रशिया प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, चेक करने की कोशिश कर रहा है कि नेटो का रिस्पांस क्या होगा, क्या नेटो वाकई में अटैक करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है, लड़ाई करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो एक तरह से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और नेटो की कंट्रीज़ को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ जंग ये यूक्रेन तक नहीं रहेगी, ये जंग आगे भी बढ़ सकती है, ये थ्रेश होल्ड आगे भी बढ़ सकता है, जो मैंने भी आपको दिखाया। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये कि जो रॉयल जो यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल नेवी है, उनके स्पोक्स पर्सन ने क्या बात बताई है वो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के जो रॉयल नेवी है, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बताया कि इट वाज हिस्टोरिक फर्स्ट, दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम अ रॉयल नेवी वॉरशिप हैज़ बीन टास्क्ड अंडर द अलायंस डायरेक्ट कमांड फॉर सच एन ऑपरेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाइडर सिक्योरिटी एफर्ट्स अक्रॉस नॉर्दर्न यूरोप। इसका मतलब ये है कि रशिया यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहली बार इतना बड़ा कोई ऑपरेशन किया गया है कि किसी वॉरशिप को डिटेक्ट करके उसके पीछे अपनी फोर्स लगाई गई है और फिर उसको वापस भेजा गया जहाँ से वो आया था। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम वॉर लेवल पूरे के पूरे नेटो में है कहाँ पे। देखिए, मैं आप लोगों को बड़ी अहम चीज़ बताता हूँ, इस मैप को देखिएगा और समझिएगा। देखिए, पहले ये समझा जा रहा था कि ये जंग जो है, ये यूक्रेन रशिया वॉर जो है, ये यूक्रेन रशिया वॉर तक ही जारी रहेगी। पहले समझा जाता था कि ये वॉर यूक्रेन रशिया तक ही रहेगी, ये यूक्रेन है, और हमें भी ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता से ये जंग बढ़ना शुरू हो गई। रशिया ने ड्रोन्स भेजे पोलैंड के अंदर, रशिया ने जो इस्टोनिया है, इस्टोनिया के पास अपनी जो फौज का बिल्डअप करना शुरू कर दिया। फिर रशिया ने अपने और ड्रोन्स भेजे स्वीडन में, नॉर्वे में, जर्मनी में भेजे ड्रोन्स ने जर्मनी के पास, और फिर रोमानिया के ऊपर रशिया ने एक ड्रोन भेजा। ये कार्रवाइयाँ रशिया कर रहा था, साथ में रशिया एक और भी काम कर रहा था। रशिया ने जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड जो है, इसके ऊपर रशिया ने जो है वो अपने बहुत सारे
साइबर अटैक्स कर दिए। फिर रशिया ने अपने फाइटर जेट्स गल्फ ऑफ फिनलैंड के ऊपर से गुजारे। फिर रशिया ने अपना एयरक्राफ्ट भी गुजारा इस सारे इलाके से, जो कि सर्विलेंस एयरक्राफ्ट था। फिर उसके बाद रशिया ने एक और काम किया। रशिया ने आज ये काम किया जो हमारे पास न्यूज़ आ रही कि उसका एक डिस्ट्रॉयर यहाँ से चला और इंग्लिश चैनल से गुजरता हुआ वापस चला गया। या तो वो यहाँ से चला है या तो वो गालिबन इस इलाके से चल के यहाँ से होकर आया। अब हमारे पास चांसेस ये हैं कि वो इस इलाके से आया, बिकॉज यहाँ से आना आसान था एज़ कम्पेयर टू कि वो यहाँ से आता। बट एनीवेज वो जहाँ से भी आया, जवाब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया अपनी जो डोमेन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है। इट शोज़ कि रशिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बेहतर हैं, वो बहुत तगड़ी हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है वो सारे मामले में एज़ कम्पेयर टू नेटो। हालांकि नेटो के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अमेरिका नेटो को बैक कर रहा है, लेकिन रशिया बार बार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है नेटो को, और नेटो उस तरह से जवाब दे नहीं पा रहा जिस तरह से जवाब नेटो के से एक्सपेक्ट किया जाता है। अगली बात सुनिएगा। अब अगली अहम बात यह है कि जो रॉयल नेवी है यूनाइटेड किंगडम की, उनके स्पोक्स पर्सन ने एक और बात की है कि द वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर फ्रॉम 815 नेवल एयर स्क्वाड्रन बेस्ड एट रॉयल नेवल एयर स्टेशन याई वॉल्टन ज्वाइंड द ऑपरेशन टू प्रोवाइड एयर सपोर्ट एंड मेंटेन्ड सर्विलेंस ऑफ द रशियन वेसल। अब जो ही रशिया का जो वॉरशिप गुजरा है सारे इलाके से, फ़ौरन से नेटो भी अलर्ट हुआ, यूनाइटेड किंगडम का जो नेवल फोर्स है वो भी अलर्ट हुई, फ़ौरन से एक हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। अब वो हेलीकॉप्टर जो था उसका क्या नाम था, उस हेलीकॉप्टर का नाम उस हेलीकॉप्टर का नाम है द वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर। ये बड़ा अटैक हेलीकॉप्टर है, ये अटैक करने की सलाहियत रखता है। ये हेलीकॉप्टर उड़ा कहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। डबल टैप भी कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को। ओके, यस, ऑलराइट, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ कि ये हेलीकॉप्टर उड़ा कहाँ से। इस मैप को देखिएगा। जो ही ये मामला हुआ, फ़ौरन से यूनाइटेड किंगडम ने अपना हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, और वो हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा, इस इलाके से उड़ा, यू वाइल्टन से। यू वाइल्टन का इलाका यहाँ से है, ओके। इस इलाके से वो हेलीकॉप्टर उड़ा, और वो हेलीकॉप्टर उड़ के यहाँ पर गया जहाँ पर भी वो डिस्ट्रॉयर था। उस डिस्ट्रॉयर के पीछे वो हेलीकॉप्टर लग गया और उसके ऊपर उड़ता रहा, उसको सर्विलेंस करता रहा जब तक कि वो हेलीकॉप्टर वापस जो है वो अपने इलाके में वापस नहीं चला गया। यानी जब तक वो हेलीकॉप्टर वो उड़ता रहा, जब तक कि जो भी ये डिस्ट्रॉयर था रशिया का, ये वापस जो है ये अपने इलाके में वापस नहीं चला गया। ये इसको यहाँ तक, इस इलाके तक ये हेलीकॉप्टर इसको देखता रहा कि कहीं दोबारा से वापस ना आ जाए, तो ये वापस चला गया। सो द थिंग इज़ दैट कि रशिया जो है वो इस टाइम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है कि रशिया कोशिश ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा बढ़ाए, और वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, चेक करने की कोशिश कर रहा है कि इस टाइम नेटो का रिस्पांस क्या होगा। और नेटो का रिस्पांस वो नहीं है जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है। नेटो फिलहाल डिफेंसिव पे ही है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है कि इस टाइम जो रॉयल नेवी के स्पोक्स पर्सन है वो ये कहते हैं कि द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इन्वॉल्व 3 नेशंस इंक्लूडिंग डच एयरफोर्स, NH-90 एयरक्राफ्ट एंड द फ्रेंच नेवी। अब इसमें फ्रेंच नेवी भी शामिल थी, जो डेनमार्क है वो इस ऑपरेशन में शामिल था, और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल था। मैं आपको दोबारा मैप में दिखाता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज़ इस सारे ऑपरेशन में शामिल थे, जिसके बाद ये सक्सेसफुली जो है ये चीज़ हमें कंडक्ट करने को मिली है। इस मैप को दोबारा देखिएगा। नॉलेज टीवी ब्रदर, आपके मैं मैसेजेस के सवालात के जवाब देता हूँ, बस वीडियो एंड हो जाए फिर मैं आपके सवालात के जवाब ज़रूर दूंगा, ओके। एक तो इस ऑपरेशन में यूनाइटेड किंगडम शामिल था, फ्रांस की नेवी शामिल थी, और डेनमार्क इसमें शामिल था, ओके। ये 3 कंट्रीज़ में शामिल थे, डेनमार्क शामिल था, क्योंकि ये इस इलाके में वाक़या पेश आया तो इन तीनों कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, इसलिए ये तीनों जो है वो इसमें शामिल थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सारे मामले को जब हम देखते हैं तो इस टाइम जो यूनाइटेड किंगडम की जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस है यूनाइटेड किंगडम की, मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस जो है यूनाइटेड किंगडम की, उनके मिनिस्टर हैं अल कैन साहब जो हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस यूके के जो हैं वो मिनिस्टर हैं। उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि द रॉयल नेवी स्टैंड्स रेडी टू रिस्पॉन्स टू एनी रशियन नेवल एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि रशिया की तरफ से कोई भी नेवल एक्टिविटी होगी तो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए यूनाइटेड किंगडम तैयार है। आगे अल्कैंस कहते हैं कि दे कंडक्टेड कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑपरेशंस टू सेफगार्ड ब्रिटेन एंड आर टेरिटोरियल वाटर्स। तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को जो है वो बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर हम पर अटैक करने की कोई कोशिश करेगा तो अपने आप को हम जो है वो भरपूर जो है वो उस पर हमला करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और हम अपने आप को डिफेंड करने का राइट रखते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला हुआ,
दूसरी तरफ रशिया अपनी जो है वो मिलिट्री अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है। एक तरफ तो ये मामला हुआ ना, दूसरी तरफ रशिया अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है। अब वो न्यूक्लियर ड्रिल्स कर कहाँ पे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर ड्रिल्स होती क्या है। न्यूक्लियर ड्रिल का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये एक्सरसाइजेज होती हैं न्यूक्लियर अटैक करने की। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अटैक एक्सरसाइजेस ये होती हैं कि अपनी फ़ौजों की कैपेबिलिटी को तैयार करना, कि मिसाल के तौर पे अगर रशिया को ये फील हो कि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया है या होने वाला है, तो रशिया की जो फ़ौज है वो बेसिकली रेडी रहे, इक्विप रहे, तैयार रहे, और उसकी कैपेबिलिटी को देखा जाए कि क्या वो इतनी जल्दी इन अटैक्स को रिपल्स कर सकती है, क्या वो अपने दुश्मन पर अटैक करने की कैपेबिलिटी रख सकती है। तो बेसिकली ये मिज़ाइल ड्रिल्स होती हैं, मिज़ाइल मॉक ड्रिल्स होती हैं। इसमें देखा जाता है कि न्यूक्लियर अटैक अगर आप पे होता है तो आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं, कितने ज़्यादा आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स कैपेबल हैं, आपके जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है कितने कैपेबल हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक मुल्क पे अटैक हुआ है और वो दोबारा अटैक करने जा रहा है, तो क्या वाकई वो अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्या उसके फाइटर जेट्स अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्या वो स्टेल्थ मोड पे जा सकते हैं, क्या वो अपने आप को बचा सकते हैं, बचा तो खैर नहीं सकते, वो क्या दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो एक तरह से रशिया में कल, यानी कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे है, तो कल रशिया में जो है वो न्यूक्लियर ड्रिल्स हुई हैं, जिसको व्लादिमीर पुतिन साहब ने खुद देखा है बैठकर, और वो सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये न्यूक्लियर ड्रिल्स जो है ये कहाँ कहाँ पर हुई हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत अहम मैप दिखाना चाहता हूँ रशिया का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये न्यूक्लियर ड्रिल्स ज़्यादातर ये वॉर गेम्स या वॉर न्यूक्लियर गेम्स कहाँ पर खेली गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस मैप को देखिएगा, ये मैप आप, ये रशिया है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, नॉर्वे है, और ये जो सी आप देख रहे हैं, ये वाला सी जो है, ये सारा सी जो है इसको कहते हैं बैरेंट सी। जो बैरेंट सी है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर ड्रिल्स जो है, ये न्यूक्लियर मॉक ड्रिल्स जो है वो खेली गई हैं, और मॉस्को से जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो मॉस्को से इसको मॉनिटर कर रहे थे, और वो इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली वॉच कर रहे थे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर ड्रिल्स हुई हैं, इसमें सब मैरीन्स ने भी शिरकत की है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उन्होंने शिरकत की है, और देखा गया कि रशिया की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कि कल को अगर रशिया पे अटैक होता है न्यूक्लियर, तो वो रिस्पांस कितना क्विकली करेगा, कितना उसका फास्ट रिस्पांस होगा और कितना एक्यूरेट होगा। तो बेसिकली उसको देखा गया। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है रशिया के न्यूक्लियर ड्रिल्स के हवाले से, कि रशिया लॉन्च स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरफेयर ड्रिल्स अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर ऑन वेडनेसडे। अब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरफेयर ड्रिल्स का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरफेयर ड्रिल्स का मतलब ये है कि अगर आप पे अटैक हो रहा है और आपने जो है वो शहर के शहर तबाह करने हैं, और आपने दूसरे मुल्क को भी पूरी तौर पे तबाह करना है, तो आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने ज़्यादा खुद को बचा सकते हैं। आप बचा तो खैर नहीं सकते, आप उसका रिस्पांस कितना जल्दी दे सकते हैं, और आप भी दूसरे शहरों को कितनी जल्दी तबाह कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे शहर तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, कितने फास्टली आप लोग कर सकते हैं, कितने रैपिडली आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। अगली बात सुनेगा, President Putin oversaw the military exercises which involve practice launches of ballistic missiles from an air base in the country's northwest and from a submarine Barents Sea। अब अमेरिका की एक रशिया की एक सबमरीन थी जिसने एक न्यूक्लियर मॉक ड्रिल की बैरेंट सी पर, जो मैंने भी आपको दिखाया है। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे इलाकों में जो, क्योंकि लैंड, एयर और सी तीनों जगहों पे जो है ये ड्रिल्स की जा रही थी। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि ये जो टेस्टिंग रेंजेस हुई हैं ये कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग हुई है ये समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। रशियन फोर्स टेस्ट फायर्स अ यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द प्लिस्टकेव स्पेस पोर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न Arkhangel region some 800 kilometers north of Moscow with the missile range on the Kura test range in the far eastern कैमचैटका पेनिनसुला। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो अगली जो टेस्ट रेंज हुई है ये कहाँ पे हुई है। मैं आपको दोबारा एक मैप दिखाता हूँ, और ये आपके लिए भी बड़ी हैरानी होगी कि रशिया जो है वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो इतनी ज़्यादा टेस्ट ड्रिल्स भी कर सकता है। ओके, मैं आपको मैप दिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, मुझे मैप मिल गया। ओके, अब इस मैप को देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ड्रिल्स, एक तो जो सी ड्रिल्स हैं वो तो यहाँ पे हो रही हैं, सी और एयर ड्रिल्स तो इस साइड पे हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी ड्रिल्स हुई हैं उसमें रशिया ने अपने कुछ मिसाइल्स यहाँ से उड़ाकर इस रीजन में
इस रीजन में फेंके हैं, इस वाले रीजन में फेंके हैं, ओके, इस रीजन में, यहाँ से उड़ा के इस रीजन में फेंके। और इस रीजन का क्या नाम है? इस रीजन का नाम है कैमचैट्टा पेंसुला, ओके, कैमचैट्टा पेंसुला। यहाँ पर जो ये है ये उसने मिसाइल फेंके। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो सिमुलेशंस हुई हैं, ये जो सिमुलेशंस तो नहीं खैर हुई, ये तो प्रैक्टिकल अटैक्स हुए हैं। रशिया ने अपने जो एसिड्स हैं वो यहाँ से उड़ाए हैं, और यहाँ से उड़ा के रशिया ने इस जगह पर रशिया ने जो है वो हिट किए हैं। इट शोज़ कि वो जापान को भी थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर अपने इन एनिमीज़ को भी थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है। तो वो दोनों तरफ से दोनों एनिमीज़ को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ पर भी अटैक कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से नीचे तो मैं अटैक कर ही सकता हूँ। तो दैट्स हाउ रशिया जो है वो दिखाना चाह रहा है अपने दुश्मनों को कि वो हर तरह से फुली रैपिड है, और वो मॉस्को से इतनी दूर तक भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दैट्स हाउ रशिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, और वो आने वाले टाइम पे इंक्रीज़ होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगली बात सुनिएगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ड्रिल्स में और भी बड़ी अहम चीज़ें इन्वॉल्व थी। अब क्रेमलिन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्रेमलिन दैट द ड्रिल्स आल्सो इन्वॉल्व T-295 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर firing long range cruise missiles that all training objectives were successfully accomplished। अब T-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दूर तक उड़ सकते हैं। और अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये जो अलास्का है उसकी एयर स्पेस के पास से भी गुजरे थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये T-95 बॉम्बर्स जो थे वो रशियन फाइटर जेट्स के साथ ये उड़े थे, और ये दूर तक उड़ सकते हैं और ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि रशिया उस टाइम भी कोई ड्रिल कर रहा हो अमेरिका को चेक करने के लिए, या वैसे अपनी कोई ड्रिल्स कर रहा हो। हमें उस टाइम तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट व्हाट वी कैन एज्यूम कि T-95 जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये बेसिकली दूर तक अटैक कर सकते हैं अपने दुश्मन को, और ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हमारे पास जो इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक देयर आर सम 4300 एटम वॉर हेड्स डिप्लॉयड और इन स्टोरेजेस। रशिया के पास तकरीबन 4300 जो स्ट्रेटेजिक एटम बम्स हैं, या तो वो डिप्लॉय हैं, डिप्लॉय का मतलब होता है या तो वो लगे हुए हैं सब मरीन्स के अंदर, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हैं बट लगे हुए हैं, या तो वो मिसाइल्स के ऊपर लगे हुए हैं, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हैं, या वो स्टोरेज हैं। स्टोरेज का मतलब होता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज फैक्ट्रीज होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर वो स्टोर होते हैं। तो ये तकरीबन इनकी तादाद 4300 है। ये स्ट्रेटजिक यानी ये शहरों के शहर तबाह कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इट्स लॉन्ग रेंज T-222M3 strategic bombers flew over the Baltic Sea, escorted at various points by fighter jets from foreign presumably NATO states। तो बेसिकली ये एक तरह से जो था वो आप कह सकते हैं कि मिलिट्री ड्रिल्स थी। तो जब मिलिट्री ड्रिल होती हैं तो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया जाता है अपने इलाके में कि हम ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं ताकि बाकी के कंट्रीज़ को पता हो। तो ऑब्वियसली जब ये फ्लाई करते हैं जिस इलाके से भी, तो इनको एस्कोर्ट किया जाता है। एस्कोर्ट का मतलब होता है कि इन पर नज़र रखी जाती है कि कहीं कोई ये गेम ओवर ना कर दें, कहीं कोई अटैक ना कर दें ट्रेनिंग की या एक्सरसाइजेस की आड़ में। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इन चीज़ों को देखना। अब मोर इम्पोर्टेंटली ये सारे मामला को जब हम देखते हैं, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात इस टाइम ये है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, ख़ासतौर पे जो रशिया है, नेटो है, और ख़ासतौर पे जो जापान है, साउथ कोरिया, ये सारे के सारे कंट्रीज इस टाइम ऑल टाइम हाई एक सिचुएशन में हमें नज़र आ रहे हैं। और रशिया भी इन चीज़ों का बड़ा एडवांटेज ले रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है इन सब चीज़ों का, और अमेरिका भी इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है। बट द थिंग इज़ दैट टाइम विल टेल कि ये चीज़ें हमें किस तरफ होती हुई नज़र आएंगी। बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि रशिया की जो प्रोवोकेशन है वो अब आने वाले टाइम पे बढ़ेगी, और अब इस चीज़ के जवाब में नेटो भी 1 या 2 दिन में अपनी न्यूक्लियर जो एक्सरसाइजेज हैं, न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं, वो भी करने वाला है। हम उस पर वीडियो बनाएंगे जब ये होंगी। बट फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक रशिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक करने की भरपूर कोशिश कर रहा है अपने एडवर्सरीज़ को, अपने एनिमीज़ को, और जवाब में ऑब्वियसली उसको भी इस तरह की रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि वो जो है वो किसी तरह की भी जो है वो कोई मीटिंग नहीं करने जा रहे प्रेसिडेंट पुतिन से, और उन्होंने फ़ौरन ही इनकार कर दिया। तो ये एक चीज़ हमारे सामने है। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड। आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग सवालात कर सकते हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आज का दिन जब हम दोपहर को या शाम को वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि 2 बड़े अहम टॉपिक्स में मैंने बात करनी है। रोमानिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, हम उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा 1-2 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरे इस टाइम जो नोट्स हैं उसमें लिखे हुए हैं। हाँ, गोल्डमैन सैक्स जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2075 का इकोनॉमिक एक लैंडस्केप बनाया है